वेलकम बैक टू आवर चैनल निवी एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की क्लास 4th। 3 क्लास इसकी ऑलरेडी हो चुकी हैं। आई होप तीनों क्लास आप लोगों ने देख ली होगी। आज हमारे नेक्स्ट क्लास होगी जिसका फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा वेव मैकेनिकल मॉडल। इसमें हम डिस्कस करेंगे ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन प्लस ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। ड्यूल नेचर मीन्स यानी कि दो टाइप के बिहेव शो करेगा कोई भी, जिसकी बात करेंगे हम रेडिएशन या फिर मैटर की। ड्यूल नेचर यानी कि टू टाइप के बिहेव शो करेगा, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, यानी कि लाइट हमारी ड्यूल नेचर शो करेगी, पार्टिकल की तरह बिहेव भी शो करेगी और वेव की तरह भी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन। ये क्या है? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। अच्छा चलिए ये आप खुद रीड कर लेना, हम सीधा इसका कंक्लूजन बता देते हैं क्या क्या है। देखो हम बात कर रहे हैं ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग एनर्जी हमारी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होगी। कैसी? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होगी। बात करें हम प्लैंक्स क्वांटम थियरी के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थियरी एनर्जी डिसकंटीन्यूअस फॉर्म में ट्रेवल करेगी इस टाइप से। ठीक है, ये होंगे हमारे स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिन्हें हम कहेंगे क्वांटम। क्वांटम यदि लाइट की फॉर्म की बात करें, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो इन्हें हम कहेंगे स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम कहेंगे फोटोन। ठीक है, इतना समझ आया। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एनर्जी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में ट्रेवल करेगी और प्लैंक्स के अकॉर्डिंग एनर्जी डिसकंटीन्यूअस फॉर्म में ट्रेवल करेगी, और ये हमारा होगा स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिन्हें हम कहेंगे क्वांटम। अब हम बात कर रहे थे लाइट हमारी ड्यूल नेचर शो करेगी। कैसे करेगी? देखो यदि हम बात करें सबसे पहले ड्यूल नेचर यानी कि पार्टिकल एज वेल एज वेव, पार्टिकल और वेव की तरह बिहेव शो करेगी। यदि हम बात करें पार्टिकल है क्या और वेव क्या है, वेव। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टिकल और वेव को अलग अलग देख लेते हैं है क्या। पार्टिकल वो होगा जिसकी एक अपनी पर्टिकुलर पोजीशन होगी, कोई एक पार्टिकल जिसकी अपनी एक पर्टिकुलर पोजीशन होगी, या फिर हम कह सकते हैं पार्टिकल की डेफिनेट पोजीशन होगी, पार्टिकल के पास डेफिनेट एनर्जी, डेफिनेट मास। पार्टिकल के पास डेफिनेट एनर्जी, डेफिनेट पोजीशन, डेफिनेट मास होगा, यानी कि किसी भी पार्टिकल की अपनी एक पर्टिकुलर पोजीशन होगी, वो होगा पार्टिकल। क्या होगा? यदि नहीं, देखो एक पार्टिकल है वो अपनी पर्टिकुलर पोजीशन में जाके ऑक्यूपाई कर लेगा, बट कोई उसकी जगह कोई दूसरा पार्टिकल उसकी पर्टिकुलर जगह पे आके ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा। यानी कि जिस पार्टिकल की जो पर्टिकुलर पोजीशन है वही पार्टिकल वहां पे आके ऑक्यूपाई करेगा, कोई दूसरा पार्टिकल वहां पे आके ऑक्यूपाई नहीं करेगा। ये होगा हमारा पार्टिकल, यानी कि वो इंटरफेरेंस शो नहीं करेगा। पार्टिकल नेचर हमारा इंटरफेरेंस शो नहीं करेगा, नो इंटरफेरेंस। बात करें हम वेव की, वेव की कोई डेफिनेट पोजीशन नहीं होगी, ना कोई पर्टिकुलर पोजीशन होगी, नो डेफिनेट पोजीशन। अब देखो वेव क्या होगा, एग्जांपल देखो, साउंड। हम बात कर रहे हैं साउंड की। साउंड क्या होगा? क्या साउंड की कोई पर्टिकुलर पोजीशन है? नहीं है। क्या उसका कोई पर्टिकुलर मास, डेफिनेट मास है? उसका कोई डेफिनेट मास नहीं है, यानी कि वेव की कोई डेफिनेट पोजीशन या फिर डेफिनेट मास नहीं होगा। साउंड किस फॉर्म में ट्रेवल करेगी? साउंड हमेशा वेव की फॉर्म में,
साउंड कभी भी पार्टिकल की फॉर्म में ट्रेवल नहीं करेगी, वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगी। यदि हम बात करें पार्टिकल की, तो पार्टिकल, अच्छा वेव की, तो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगी। यदि हम बात करें वेव की, दो या दो से ज्यादा, इसकी कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं होगी, यानी कि दो या दो से ज्यादा वेव अपने से पर्टिकुलर पोजीशन पे या फिर उस पोजीशन पे, पर्टिकुलर पोजीशन तो है ही नहीं, उस पोजीशन पे क्या करेंगे, ऑक्यूपाई कर सकते हैं। किसी भी पोजीशन पे दो या दो से ज्यादा वेव ऑक्यूपाई कर सकती हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या शो करेगा, इंटरफेरेंस, इंटरफेयर, ये होगा हमारा वेव में। यानी कि हम बात करें, जो हमारा पार्टिकल होगा वो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये एक्सप्लेन करेगा सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो जो हमारा पार्टिकल होगा, पार्टिकल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करेगा, बट इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं करेगा। वेव होगा हमारा, वेव इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करेगा, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं करेगा। और लाइट, देखो अब लाइट दोनों नेचर शो क्यों करी है, देखो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग लाइट या फिर कोई भी रेडिएशन की कोई भी फॉर्म वो किस में ट्रेवल करेगी, वेव की फॉर्म में। और जो हमारा क्या है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग लाइट हमारी किसकी फॉर्म में ट्रेवल करेगी, पार्टिकल की फॉर्म में। ये देखो, अब मैक्सवेल के अकॉर्डिंग लाइट एंड अदर फॉर्म ऑफ रेडिएशन ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि मैक्सवेल के अकॉर्डिंग लाइट और रेडिएशन की कोई भी फॉर्म वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगी। और जो वेव था हमने क्या बताया था, वो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं करेगा। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी था, उसने तो हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी होगी, डिसकंटीन्यूअस फॉर्म में एनर्जी ट्रेवल करेगी और उसे हम कहेंगे क्वांटम, ठीक है। यहाँ पे लाइट होगा वो पार्टिकल की तरह बिहेव शो करेगी, किसकी तरह, पार्टिकल की तरह, ठीक है। तो ये क्या होगा, पार्टिकल और वेव की तरह, दोनों की तरह रेडिएशन बिहेव शो करेगी। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हमारा ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। हमने अभी डिस्कस किया है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, अब हम डिस्कस करेंगे ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। यानी कि मैटर भी ड्यूल नेचर शो करेगा, पार्टिकल की तरह बिहेव भी करेगा और वेव की तरह भी बिहेव करेगा। ये हम देखेंगे डी ब्रोगली इक्वेशन से, ये हम देखेंगे डी ब्रोगली इक्वेशन से। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, माइक्रो पार्टिकल, याद रखना क्या है, माइक्रो पार्टिकल, नो की मैक्रो पार्टिकल, लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन मोशन, किसमें होंगे, मोशन फॉर्म में होंगे, एंड ड्यूल कैरेक्टर शो करेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं एवरी मूविंग पार्टिकल, एवरी मूविंग पार्टिकल कैसे बिहेव शो करेगा, ड्यूल नेचर का, बिहेव लाइक ड्यूल नेचर, that means they behave matter as well as wave. According to de Broglie, wavelength is associated within motion. wavelength को हम रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा से, किससे एसोसिएटेड है, इन मोशन। लैम्डा होगा हमारा h/mv, मोशन से, यानी कि बात हो रही है यहाँ पे वेलोसिटी की। अब ये देखो, ये तो हमारी होगी वेवलेंथ, h होगा हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, h होगा हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होगी 6.62 इंटू 10 की पावर -34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये तो था वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विद इन मोशन। तो यानी कि क्या क्या बता रहे, एवरी मूविंग पार्टिकल कैसे बिहेव शो करेगी, ड्यूल नेचर शो करेगी। तो वही लिख रखा है यहाँ पे। अब देखो, हम डी ब्रोगली इक्वेशन का डेरिवेशन देखेंगे पहले। इसका डेरिवेशन रहने वाला है, देखो, यदि हम बात करें आइंस्टीन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन
एनर्जी इज एसोसिएटेड विद फोटोन। एनर्जी इज एसोसिएटेड विद फोटोन। एनर्जी क्या होगी हमारी आइंस्टीन के अकॉर्डिंग mc²। यदि हम बात करें प्लैंक्स क्वांटम की तरह, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम, एनर्जी इज एसोसिएटेड विद पार्टिकल। एनर्जी होगी h न्यू, और न्यू क्या होगा हमारा hc/λ। ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट और ये होगी हमारी इक्वेशन सेकंड। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। यदि हम इक्वेट करें दोनों इक्वेशन को, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, क्या होगा देखो, mc² इज इक्वल टू hc/λ। एक सी से एक सी कैंसिल, इधर हम लेमडा को लेके आएंगे तो mc इसके क्या आ जाएंगे नीचे, लेमडा इज इक्वल टू h/mc। ये हो गया हमारा लेमडा इज इक्वल टू h/mc, यानी कि वेवलेंथ। ये वेवलेंथ क्या है, दिस वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विद किसकी होगा, फोटोन, हैविंग मास m। क्या होगा ये, फोटोन के। अब हम बात करें वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विद पार्टिकल, क्या होगा, लेमडा इज इक्वल टू h/mc। ठीक है, ये होगा हमारा पार्टिकल के साथ एसोसिएट करेगा वेवलेंथ तब, और ये होगा हमारा फोटोन के साथ करेगा तब। ठीक है, इसका हम कुछ लिख सकते हैं क्या, ठीक है। यह होगा हमारा डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली रिलेशनशिप। नेक्स्ट होगा हमारा एविडेंस फॉर ड्यूल कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल्स इन मोशन। देखो क्या होगा, सबसे पहले हम पार्टिकल नेचर की बात करेंगे, देन हम वेव नेचर की बात करेंगे। पार्टिकल नेचर, दे हैव डेफिनेट मास, डेफिनेट एनर्जी, डेफिनेट चार्ज, डेफिनेट पोजीशन। ये हमने पहले बात कर ली थी। पार्टिकल क्या होगा, जिसके पास खुद की एनर्जी, डेफिनेट कोई मास, डेफिनेट पोजीशन, डेफिनेट चार्ज प्रेजेंट, वो होगा हमारा पार्टिकल। इफ एन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स ए स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड, इट प्रोड्यूस ए स्पॉट ऑफ लाइट। क्या कह रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, स्क्रीन को, देखो जिंक सल्फाइड कोट की हुई है किसी स्क्रीन पे, किसकी कोटिंग है, जिंक सल्फाइड की। अब यहां जाके टकराएगा, देन वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा ए स्पॉट ऑफ लाइट, ए स्पॉट ऑफ लाइट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसे कहेंगे हम स्किंडिलेशन। कोई इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, जिंक सल्फाइड की कोटिंग की हुई है इसके ऊपर, इसके अंदर से क्या करेगा, पास होगा वो स्ट्राइक करके, पास नहीं होगा क्या करेगा, स्ट्राइक करके प्रोड्यूस करेगा एक स्पॉट। उस स्पॉट को नाम दिया है स्किंटिलेशन। और एक इलेक्ट्रॉन एक ही स्पॉट प्रोड्यूस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक स्पॉट प्रोड्यूस करेगा। वन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसिंग ओनली वन स्किंटिलेशन पॉइंट, दिस सजेस्ट दैट एन इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक ए प्रोटॉन।
इससे क्या प्रूव होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक स्पोर्ट प्रोड्यूस करेगा, यानी कि यहाँ पे क्या पता चलता है, इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है प्रोटॉन की तरह। द फिनोमिनन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, ये हमने लास्ट में डिस्कस किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उससे भी प्रूव हुआ था कि जो हमारी रेडिएशन होंगी वो पार्टिकल नेचर की होंगी। तो ये हमने एविडेंस दिए हैं, क्या दिए हैं, एविडेंस दिए हैं कि लाइट हमारी क्या करेगी, पार्टिकल की तरह नेचर शो करेगी। तो ये हमने किसमें लास्ट क्लास में देख लिया था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो करेगा पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, ये हमने लास्ट में देखा था और ये हमने आज देख लिया। ठीक है, अब देखेंगे हम वेव नेचर। ये तो हमने एविडेंस दे दिए किसके, कि रेडिएशन है वो पार्टिकल की तरह नेचर तो शो करी है। अब हमें ये बताना है कि आप लोग तो कह रहे हैं कि तो वेव की तरह भी नेचर शो करती है, वो कैसे करती है उसका भी हमें प्रूफ दो। अब ये देखो, ये साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, डेविसन एंड जर्मर्स एक्सपेरिमेंट। देखो इसमें क्या बताया इन्होंने, ये देखो ये आ रही है इलेक्ट्रॉन बीम, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या दिया इन्होंने, यहां पे है क्रिस्टल, यहां पे एक है क्रिस्टल। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन बीम आएगी, यहां पे स्ट्राइक करेगी, क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। अब वो रिफ्लेक्ट करेगा फोटोग्राफिक प्लेट पे, ये है रिफ्लेक्टेड रेज, और यहां पे है कोई फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट, यहाँ पे है कोई फोटोग्राफिक प्लेट, वहां पे जाके हमें ये मिलेंगी। देखो कोई इंसिडेंट लाइट आई इलेक्ट्रॉन की, वो इस क्रिस्टल से स्ट्राइक करेंगे और रिफ्लेक्ट होके वापस जाएंगे, देन हमें किस पे शो होंगी, फोटोग्राफिक प्लेट पे। और फोटोग्राफिक प्लेट पे हमें कैसी दिखेंगी वो रेज, देखो कुछ इस फॉर्म में दिखेंगी। देखो ये तो बात लगा, ये काउंट मत करना। ठीक है, कुछ इस टाइप से दिखेंगी, डिफरेंट 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 इंटेंसिटी के साथ। ठीक है, ये मान लेना कुछ इस टाइप से होंगी, ये हमें दिखेंगी वेव, किसकी फॉर्म में, वेव की फॉर्म में दिखेंगी। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आए, क्या हुआ, इंसिडेंट रेज आई इलेक्ट्रॉन की, वो किसी क्रिस्टल से स्ट्राइक किए और रेज हमारी रिफ्लेक्ट होके गई फोटोग्राफिक प्लेट पे। अब फोटोग्राफिक प्लेट पे जो रेज गई हमें कैसे शो होंगी, इस वेव की तरह शो होंगी। कैसी होंगी, इस वेव की तरह शो होंगी। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि लाइट होगी वो वेव की तरह भी बिहेव शो करेगी। ठीक है, और जो इनकी इंटेंसिटी होगी ये डिफरेंट होगी अल्टरनेट पोजीशन के साथ, जो इंटेंसिटी होगी वो डिफरेंट होगी अल्टरनेट पोजीशन के साथ। ये हमारा बताया डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में। और ये किसकी तरह, जो हमारी वेव आई है किसकी तरह आई, एक्सरे की तरह, एक्सरे की तरह दिखेंगी हमें। नेक्स्ट आया हमारा एक्सपेरिमेंट, किसने दिया, थॉमसन एक्सपेरिमेंट। थॉमसन एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, देखो इन्होंने क्रिस्टल की जगह ले लिया थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, ये इलेक्ट्रॉन, इंसिडेंट रे आए हैं इलेक्ट्रॉन की, और यहां पे लगा दी थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, टकराई रिफ्लेक्टेड रेज, फोटोग्राफिक प्लेट पे लगी, कहां पे मिलेंगे हमें, फोटोग्राफिक प्लेट पे। और ये फोटोग्राफिक प्लेट किसकी है, क्या है, इसमें परपेंडिकुलर रखी हुई है हमने, ये इसके किसके परपेंडिकुलर,
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें वेव की फॉर्म में मिलेंगी। यहाँ पे वेव की फॉर्म में मिलेंगी। यानी कि जो एक्सपेरिमेंट डेविसन और जर्मन ने दिया था वो दिया था क्रिस्टल से जाके स्ट्राइक करेंगे हमारी इलेक्ट्रॉन, क्रिस्टल से जाके स्ट्राइक करेंगे, देन रिफ्लेक्टेड रे होंगी, वो हमें मिलेंगी फोटोग्राफिक प्लेट पे, हमें वेव की फॉर्म में मिलेंगी वो, और वो कैसे दिखेंगे हमें, एक्सरे की तरह। तो यानी कि हमारी जो लाइट होगी वो वेव की तरह नेचर शो करेगी, तभी वो हमें कैसी फॉर्म में मिली, वेव की फॉर्म में। देन एक्सपेरिमेंट दिया थॉमसन ने, थॉमसन एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या किया, जो क्रिस्टल था उसकी जगह ले ली थिन फॉइल ऑफ गोल्ड। इसमें भी सेम वही प्रोसेस रहेगा। तो कह सकते हैं कि जो हमारी रेडिएशन यानी कि लाइट होगी वो पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव शो करेगी। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया। आगे देखो, सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब इसके सिग्निफिकेंस देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ के। देखो, कोई भी पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है, उसकी खुद की कोई वेवलेंथ, कुछ ना कुछ तो वेवलेंथ जरूर होगी। कम ज्यादा कितनी है ये बाद की बात है, पहले बात यह है कि कोई पार्टिकल है या फिर कोई भी एलिमेंट है उसकी खुद की कोई वेवलेंथ जरूर होगी। ठीक है, अब वो वेवलेंथ होगी, वो क्या होगा, वेवलेंथ इज सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रो पार्टिकल्स। और माइक्रो पार्टिकल क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यानी कि हर पार्टिकल की अपनी एक वेवलेंथ जरूर होगी, और वो जो वेवलेंथ होगी वो सिग्निफिकेंट होगी सिर्फ और सिर्फ माइक्रो पार्टिकल्स के लिए, मैक्रो पार्टिकल्स के लिए वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, ये पहले ही क्लियर कर दिया। अब हम बात करें अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन, ठीक है, ये तो है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। यदि हम बात करें, एक मिनट, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, यदि हम बात करें, इसकी दो कंडीशन लेंगे, हम बात करेंगे। देखो, एक बार तो हम लेंगे वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के लिए, वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विद मूविंग इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अब इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। एच कितना होगा, एच होगा हमारा 6.62 इंटू 10 की पावर -34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और वेलोसिटी, वेलोसिटी होगी, ये हमने ले ली 10 की पावर +6 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट तो होती है 3 इंटू 10 की पावर 6, बट हमने यहाँ पे ली है 10 की पावर 6 के साथ वेलोसिटी। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू 10 की पावर +6। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, लेमडा। इसे कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन खुद से कर लेना। ये हमने ली है इलेक्ट्रॉन के साथ। यदि हम अब लेमडा लेंगे किसके साथ, पार्टिकल के साथ, इफ लेमडा इज एसोसिएटेड विद पार्टिकल,
या फिर पार्टिकल इन मोशन, पार्टिकल इन मोशन क्या होगा, लेमडा हम होगा हमारा h/mv। यदि हमने मास ले लिया, किसी पार्टिकल का मास ले लिया 10 ग्राम, कितना 10 ग्राम, तो अब इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे और वेलोसिटी हमने कितनी दी 10 की पावर सेम वेलोसिटी लेंगे, जो हमारी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थी वही हम इसकी पार्टिकल की वेलोसिटी ले लेंगे। एक देखो ध्यान से देखो, क्या क्या हमने, हर पार्टिकल की अपनी खुद की एक वेवलेंथ होगी, चाहे वो कितनी भी हो, थोड़ी ज्यादा, बट वेवलेंथ जरूर होगी। अब हम बात करेंगे वो वेवलेंथ सिग्निफिकेंट है किसके लिए, वो सिग्निफिकेंट है सिर्फ और सिर्फ माइक्रो पार्टिकल्स के लिए, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। वो मैक्रो पार्टिकल्स के लिए सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ये हमने देखा, ये तो है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, तो फॉर्मूला देख लिया हमने वेवलेंथ का। बात करें हम वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विद मूविंग इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, लेमडा इज इक्वल टू h/mv। m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v है वेलोसिटी, ये होगा हमारा प्लैंक कांस्टेंट। तो ये हम वैल्यू पुट कर देंगे, इसे कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। और ये क्या होगा, यदि हम वेवलेंथ लेंगे इज एसोसिएटेड विद पार्टिकल इन मोशन। अब हमने पार्टिकल का मास ले लिया 10 ग्राम, उसकी वैल्यू पुट करके देख लेना, ठीक है। तो इससे हम क्या देखा यहाँ पे, जब जिसकी वेवलेंथ सबसे कम, यानी कि जितनी कम, वो क्या होगा, वो क्या होगा हमारे लिए सिग्निफिकेंट होगा माइक्रो पार्टिकल्स के लिए। क्या होगा, माइक्रो पार्टिकल्स के लिए उन्हें कैलकुलेट करना थोड़ा इजी हो जाएगा। जितनी वैल्यू कम होगी, मान लो किसी की वैल्यू कम है, मास कम, मेनली किस पे डिपेंड है, मास पे, प्लैंक्स कांस्टेंट वो कांस्टेंट रहेगा सबके लिए। यदि हम बात करें वेलोसिटी लाइट की बात करें क्या होगी, वो कांस्टेंट रहेगी। मास पे डिपेंड होगा, जितना हम कम मास लेंगे, मिनिमम मास लेंगे, यानी कि उससे कैलकुलेट करना उतना इजी हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, किसके लिए ये सिग्निफिकेंट होगा, माइक्रो पार्टिकल्स, यानी कि जिसका मास कम होगा उनके लिए सिग्निफिकेंट होगा। मैक्रो पार्टिकल्स के लिए सिग्निफिकेंट नहीं होगा, क्योंकि मैक्रो पार्टिकल्स यानी कि बड़े पार्टिकल्स, और बड़े पार्टिकल्स यानी कि उनका मास ज्यादा, और मास जिसका ज्यादा उसे कैलकुलेट करना इतना इजी नहीं होगा। तो ये सिग्निफिकेंट होगा सिर्फ और सिर्फ माइक्रो पार्टिकल्स के लिए। नेक्स्ट देखेंगे हम एस्टिमेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखो यदि हम बात करें एनर्जी की, यदि इफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विद पोटेंशियल, सॉरी एनर्जी ने इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड विद पोटेंशियल V, देखो क्या होगा, देन एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल हो जाएगी। जो हमारी एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल हो जाएगी। यदि हम बात करें इफ इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड विद particles having mass m, ठीक है। यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन एसोसिएट है विद पोटेंशियल V के साथ, तो एनर्जी हमारी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। इलेक्ट्रॉन एसोसिएट होगा मूविंग पार्टिकल जिसके पास मास होगा m, देन हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv²। ये होगी हमारी इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे दोनों इक्वेशन को, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाफ mv²।
हाफ एम वी स्क्वायर। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, अभी v क्या होगी, m और h इधर चले जाएंगे, या फिर v इधर चले जाएगा, लैम्डा इधर, h अपॉन m लैम्डा। क्या करेंगे, इस v की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। क्या होगा हमारा, इसे लिख रहे हैं इधर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाफ m, v की जगह रखेंगे हम h अपॉन m लैम्डा, h अपॉन m लैम्डा का स्क्वायर, हाफ m h स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा। यदि हम लैम्डा निकालेंगे, लैम्डा स्क्वायर इधर, लैम्डा इधर जाएगा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट इधर आएगा, h स्क्वायर अपॉन 2m वोल्ट, ये होगा। इसका स्क्वायर हम हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट, यानी कि h अपॉन अंडर रूट 2m इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होगा हमारा वेवलेंथ। ठीक है, समझ में आया। ये हमने क्या देखा, एस्टिमेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। नेक्स्ट होगा हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन देखेंगे। देखो, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियाई। ये तो सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन होगा हमारा वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करेगा, सबको पता है। न्यूक्लियस हमारा सेंटर में, उसके अराउंड सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। अब इसमें क्या बताया है, देखो, सर्कुलर ऑर्बिट इन द फॉर्म ऑफ वेव, किसकी, वेव की फॉर्म में, यानी कि ये देखो, ये होगा हमारा, एक मिनट, ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा यहां, सॉरी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है यहाँ, ये सबको पता है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। बट यहाँ क्या बताया है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के बाहर, बट वो वेव की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, वेव की फॉर्म में, ऐसे। ठीक है, वेव की फॉर्म में, सर्कुलर वेव की फॉर्म में रिवॉल्व करेगा। अब देखो, ये वेव है, अभी टू फॉर्म में हो सकती है, इन फेज और आउट फेज। इन फेज में कैसे, एक मिनट, बात करें हम इन फेज की, ये हमारा न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के अराउंड, यानी कि इन फेज, इस टाइप से ये होगा हमारा इन फेज। यानी कि इफ टू एंड्स ऑफ ए वेव मीट टू गिव रेगुलर सीरीज, क्या दे रहा है, रेगुलर सीरीज ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ, रेगुलर सीरीज दिख रही है। यदि हम बात करें आउट फेज की, ये हो गया न्यूक्लियस। अब जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ये करेगा आउट फेज में, कैसे, इस टाइप से। ये रेगुलर फेज में नहीं करेगा, ये देगा इररेगुलर सीरीज देगा ऑफ ए क्रस्ट एंड ट्रफ की, यानी कि इन फेज हमें रेगुलर सीरीज भी देगा, ये हमें इररेगुलर सीरीज देगा। ये हो गई हमारे इन फेज और वेव और आउट फेज वेव। वेव क्या था ये, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा, सर्कुलर पाथ में करा था, बट यहाँ पे किसमें है, वेव की फॉर्म में करेगा। यदि वो रेगुलर सीरीज की फॉर्म में जो रिवॉल्व हो रहा है तो उसे हम कहेंगे इन फेज। यदि वो इररेगुलर
सीरीज में रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी कि वो आउट फेज वेव होंगे। बात करें हम, अच्छा देखो इसमें एक पॉइंट और है, circumference of an atom is equal to integral multiple of wavelength, integral multiple of wavelength, circumference 2 pi r is equal to integral multiple of wavelength n lambda, ये होगा हमारा, ठीक है। और लैम्डा हमारा क्या होगा ये पता है हमें, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली h/mv, वो वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं हम, ठीक है। देखो इधर लेके आओ इसे, 2 पाई r इज इक्वल टू n, लैम्डा क्या होगा h/mv। हमें देखना क्या है, एंगुलर मोमेंट का कंजर्वेशन। तो यहाँ पे हमें एंगुलर मोमेंटम होता क्या है mvr, 2 पाई r इज इक्वल टू n, लैम्डा होगा हमारा h/mv, mv को इधर लेके जाएंगे mvr, और 2 पाई को हम इधर लेके आएंगे nh/2 पाई। ये हमें मिल गया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। mvr क्या होगा हमारा एंगुलर मोमेंटम, यानी कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, या फिर मस्ट बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, या फिर हाँ h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होगा हमारा एंगुलर मोमेंटम। ये हमारा निकल के आया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग द पोजीशन को हम डिनोट करेंगे डेल x से, एंड मोमेंटम डेल p ऑफ ए पार्टिकल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड साइमल्टेनियसली विद एक्यूरेसी। क्या कह रहा है इसे समझो, जो पोजीशन है पार्टिकल की पोजीशन या फिर पार्टिकल का मोमेंटम, दोनों को, पार्टिकल की पोजीशन और पार्टिकल के मोमेंट दोनों को एक साथ हम एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्या कहा, पार्टिकल की पोजीशन, पार्टिकल के मोमेंटम दोनों को एक साथ एक्यूरेसी के साथ हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। एक टाइम में सिर्फ एक को ही कैलकुलेट कर पाएंगे एक्यूरेसी के साथ। यदि हमने पोजीशन को कैलकुलेट कर लिया एक्यूरेसी के साथ तो हम मोमेंटम को नहीं कर पाएंगे, यदि मोमेंटम को कर लिया तो हम पोजीशन को एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। According to Heisenberg, the product of uncertainty in the position and momentum will be always greater than equal to h/4 pi। ये है del x del p is always greater than or equal to h/4 pi, ठीक है। या हम लिख सकते हैं del x del p greater than equal to h cat upon 2, और जो ये h cat है ये होगा h/2 पाई, ठीक है। कौन सी बात लिख लो, दोनों सेम है। क्या होगा, जो इनका प्रोडक्ट होगा, किसका, पोजीशन और मोमेंटम का जो प्रोडक्ट होगा वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h/4 पाई, ठीक है। ये होगी इसकी फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए। देखो यदि हम इसे और एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, यदि एक रूम है, रूम में लाइट नहीं है, मतलब
है, बंद कर रखी है, ठीक है, वहां पे कोई मच्छर है या फिर मक्खी है, कुछ भी है, यदि वो मक्खी है, हम अंधेरे में देख नहीं सकते, कोई टॉर्च ऑन करेंगे, जैसे टॉर्च ऑन करेंगे सीधी सी बात है वो टॉर्च क्या क्या आएगी, अब उसकी हम स्पीड देखेंगे या फिर उसकी पोजीशन, यदि हमने उसकी वेलोसिटी निकालने की कोशिश करेंगे, यदि हम उसकी एक्यूरेसी के साथ वेलोसिटी निकाल लेंगे तो उसकी पोजीशन नहीं बता पाएंगे उसी टाइम पे, यानी कि हम सेम टाइम पे बात कर रहे हैं कि सेम टाइम पे यदि हमने उसकी पोजीशन बता दी कि ये इसकी पोजीशन है मक्खी की, तो उसकी वेलोसिटी नहीं बता पाएंगे, यदि हमने वेलोसिटी एग्जैक्ट बता दी, यदि वेलोसिटी एग्जैक्ट बता दी तो उसकी पोजीशन एग्जैक्ट क्या है वो हम नहीं बता पाएंगे। यानी कि यही कह रहा है जनबर्ग कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ, वो भी एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक टाइम पे सिर्फ एक को ही कैलकुलेट कर पाएंगे। यह है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसे देख लेते हैं हम। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होगा, देखो, कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर, साई जाई आप जो भी बोलो, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच ई माइनस वी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यह होगा हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ई हमारी क्या होगी, एनर्जी, और वी हमारी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारी टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, V होगी पोटेंशियल एनर्जी, M होगा मास, बात करें हम ये x y z क्या है, ये होंगे कोऑर्डिनेट, स्पेस कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये देखो, अब हम इसे इस टाइप से लिख सकते हैं, ये क्या है हमारा इन्वर्टेड डेल प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच ई माइनस वी इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या होगा, इन्वर्टेड डेल, जिसे हम लैप्लेशियन ऑपरेटर भी कहेंगे। लैप्लेशियन ऑपरेटर क्या है, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, मैथमेटिकल ऑपरेटर। और इसे हम कहेंगे इन्वर्टेड डेल, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, ये होगा कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर, इसके इक्वल होगा हमारा इन्वर्टेड डेल, ठीक है। और ये होगा लैप्लेशियन ऑपरेटर, जो होगा एक मैथमेटिकल ऑपरेटर। ये तो हमने देखा इसका फॉर्मूला। यदि हम बात करें इसके एप्लीकेशन की, इसकी एप्लीकेशन की बात करें, देखो, कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर, फर्स्ट एप्लीकेशन, प्लस कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच ई माइनस वी इज इक्वल टू 0। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। हमने लास्ट पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी हमारे माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल होगा। ये हम देख रहे थे जब हमने बोर मॉडल पढ़ा था, वहां पे हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे थे, वहां पे हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। इसको हम रख देंगे यहाँ पे, कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच ई माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस
प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक तो हमारी ये एप्लीकेशन है इसकी। सेकंड हम बात करें तो सेकंड होगी हमारी आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन। आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन भी एप्लीकेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। सेकंड होगी हमारी ये एप्लीकेशन है, ये भी आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन। ये है क्या, आइगन वैल्यू क्या है और आइगन फंक्शन क्या है। देखो ये एक वेव फंक्शन है, सही क्या है कि वेव फंक्शन। यदि इस वेव फंक्शन को हम किसी मैथमेटिकल ऑपरेटर से मल्टीप्लाई कर दें, इससे वेव फंक्शन को हम किसी मैथमेटिकल ऑपरेटर से मल्टीप्लाई कर दें, ये है कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर जिससे हमने वेव फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया, हमें क्या मिलेगा। देखो ये हमें सेम मिलेगा, वेव फंक्शन हमें सेम मिलेगा, बस अब हमें यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी, यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। क्या है, कोई वेव फंक्शन है, उसकी मल्टीप्लाई हम किसी मैथमेटिकल ऑपरेटर से कर देंगे, देन हमें वेव फंक्शन एज इट इज मिलेगा, डिट्टो वही जो वेव फंक्शन पहले था जिसकी हमने मल्टीप्लाई की थी मैथमेटिकल ऑपरेटर के साथ। तो वेव फंक्शन वही, उसकी मल्टीप्लाई होगी अब किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ। ये होगा हमारा आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन के इक्वेशन। देखो अब इसमें आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन कौन सा है, ये क्या था, वेव फंक्शन, यानी कि ये हमारा क्या होगा, आइगन फंक्शन। ये होगा हमारा आइगन फंक्शन। ये क्या है कि कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू है तो ये क्या होगा, ये होगी हमारी आइगन वैल्यू, और ये होगा हमारा कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर है, इसे हम आइगन ऑपरेटर भी कहेंगे, आइगन ऑपरेटर। सिर्फ इतना ही हमारा आइगन वैल्यू या फिर आइगन फंक्शन। एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखो एग्जाम्पल देखो, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर कोस एक्स, ये एग्जाम्पल दे रखा है। इसमें बताओ हमारा ये क्या कोई जो वेव फंक्शन है, क्या होगा, ये कोई आइगन फंक्शन है या फिर नहीं है। इसे देखो, कैसे देखेंगे, देखो ये हमारा क्या है, कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर है, यानी कि डिफरेंशिएशन। डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स क्या है, डबल डिफरेंशिएशन। अब ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसकी मल्टीप्लाई की हमने वेव फंक्शन के साथ, और यहाँ पे जो हमारा वेव फंक्शन है वो है कोस एक्स। यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कोस एक्स का, क्या होगा, मिलेगा हमें d अपॉन डी एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस से साइन एक्स। यहाँ पे क्या था, एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, बट क्या था, डबल डिफरेंशिएशन। फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे हम इसका भी, तो हमें मिलेगा जो साइन एक्स होगा इसका माइनस तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि साइनस जब कोस में कन्वर्ट होगा तब माइनस नहीं लगेगा, यानी कि कोस एक्स, और ये माइनस एज इट इज, तो ये हमें मिला। अब देखो कोस एक्स, एक मिनट, ये देखो ये जो कोस एक्स है और इधर भी क्या था, कोस एक्स, यानी कि ये क्या है, सेम है बीबी। हमने क्या कहा था, वेव फंक्शन की मैथमेटिकल से जो ऑपरेटर है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वेव फंक्शन की, वो एज इट इज रहेगी, बस साथ में क्या होगा, कोई आइगन वैल्यू यानी कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो वेव फंक्शन एज इट इज यानी कि क्या होंगे, आइगन फंक्शन। ये तो आइगन फंक्शन है, और ये हमारी कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी -1, ये भी तो हो सकता है, यानी कि माइनस वाली जो टर्म होगी ये होगी हमारी आइगन वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। और ये हमारा था डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, हमारा था मैथमेटिकल ऑपरेटर, या फिर इसे कहेंगे हम आइगन ऑपरेटर। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो सेकंड एग्जांपल है,
d/dx cos x। ठीक है, ये क्या है, पहले हमने कहा था डबल डिफरेंशिएशन क्या था, cos x का, अब हम करें सिंगल डिफरेंशिएशन। क्या होगा, देखो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, cos x का हमें मिलेगा माइनस साइन x, माइनस साइन x। माइनस तो हमारा कोई कांस्टेंट वैल्यू यानी कि आइगन वैल्यू हो जाती, ठीक है। बट ये देखो यहाँ पे क्या था, वेव फंक्शन cos x, और यहाँ पे क्या है sin x, यानी कि वेव फंक्शन सेम नहीं है, आफ्टर और बिफोर, बिफोर एंड आफ्टर क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, तो यानी कि ये कोई आइगन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो cos x यहाँ पे नॉट आइगन फंक्शन। क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। ये भी एप्लीकेशन थी हमारी स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की। नेक्स्ट होगा हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर और सिग्निफिकेंस ऑफ साई। साई और साई स्क्वायर, इनकी सिग्निफिकेंस देखेंगे दोनों की। देखो ये साई और साई स्क्वायर में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले ये देख लो, जो हमारी साई होगी ये तो होगा वेव फंक्शन, साई होगा, ये होगी हमारी वेव फंक्शन, और साई स्क्वायर होगी, ये होगी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब जो साई होगी ये जीरो हो सकती है, इनफाइनाइट, नेगेटिव एंड इमेजिनरी, ये साई हो सकती है, बट साई स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगी और ना ही इमेजिनरी होगी, वो होगी पॉजिटिव। वैल्यू उसकी छोटी या बड़ी हो सकती है बट वो होगी पॉजिटिव और जीरो। ठीक है, जीरो और पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे, मान लीजिए अब ये भी कह सकते हैं साई स्क्वायर है, मान लीजिए साई माइनस है, नेगेटिव है, अब नेगेटिव का हम स्क्वायर ही कर देंगे, क्या ये स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव, और पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, जीरो का स्क्वायर जीरो, यानी कि जीरो और पॉजिटिव हो सकता है हमारा साई स्क्वायर, बट नेगेटिव और इमेजिनरी नहीं होगा। बट साई होगा वो जीरो, इनफाइनाइट, नेगेटिव और पॉजिटिव, इमेजिनरी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, साई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये देखो इसकी डेफिनेशन, इट गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की फाइंडिंग को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, साई स्क्वायर। ये मतलब शॉर्ट फॉर्म में कहें तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। साई स्क्वायर होगा हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और ये क्या होगा, इट हैज फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो साई होगा इसके पास कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा, यानी कि इसे हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ये होगा एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, इट टेल्स अबाउट इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन एन एटम। ये हमें बताएगा कि एटम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हमें बताएगा जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी उसकी प्रोबेबिलिटी बताएगा हमें साई स्क्वायर। ये डिफरेंस है, देख लेना। अब हमारे दो टॉपिक और है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन और ऑर्थोगोनैलिटी। सबसे पहले हम नॉर्मलाइज्ड वाला देखेंगे। देखो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या होगा, ये ए नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन इज वन हुज टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ओवर ऑल स्पेस इक्वल 1। क्या होगा, जो 1 के इक्वल हो। कैसे हो, देखो वेव फंक्शन यानी कि साई स्क्वायर, इसका हम लेंगे इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी से प्लस से इंफिनिटी तक इंटीग्रल लेंगे, dx dy dz किसके इक्वल होगा, 1 के। यानी कि अब जो ये वेव फंक्शन है साई स्क्वायर, ये क्या है, रियल। ये साई स्क्वायर क्या है, वेव फंक्शन आर रियल, वेव फंक्शंस आर रियल। यदि इस टाइप से दे रखा हो, इंटीग्रल है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी साई और साई स्टार dx dy
डी जेड, इस टाइप से। यानी कि यहाँ पे जो वेव फंक्शन थे दोनों सेम थे, यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे जो वेव फंक्शन होंगे, वेव फंक्शन आर नॉट रियल। कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, ना कि रियल। यदि वेव फंक्शन रियल ना हो, वेव फंक्शन रियल ना हो तो हम क्या करेंगे, उसे n से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि वेव फंक्शन रियल ना हो तो उसे n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वेव फंक्शन हमारे रियल हो जाएंगे। देखो ये है, ये क्या है, मान लीजिए नॉट रियल, ये रियल नहीं है, जो हमारा वेव फंक्शन है वो रियल नहीं है। क्या करेंगे, इसे n से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर दिया, n हमारा क्या है, नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन। ये हो जाएगा n से मल्टीप्लाई करने के बाद रियल, रियल वेव फंक्शन। ठीक है, यदि वेव फंक्शन रियल नहीं है तो उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे n से, तो क्या हो जाएगा, वो रियल हो जाएगा। और n हमारा होगा साई इज इक्वल टू, n हमारा है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी साई स्क्वायर डी एक्स डी वाई और डी जेड साई। ठीक है, यानी कि, और ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ये होगा हमारा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। बात करें नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट और आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी क्या होगा, टू वेव फंक्शन यानी कि साई1 और साई2 आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ, देखो इंटीग्रल लेंगे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, साई1 साई2 डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू 0। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन में था वो किसके इक्वल था, 1 के इक्वल, और जो ऑर्थोगोनल होगा वो इक्वल होगा 0 के। साई1 और साई2 किसके, 0 के इक्वल होगा। और ये क्या होगा, ऑर्थोगोनल। देखो इस वर्ड को देखो, ऑर्थोगोनल यानी कि परपेंडिकुलर। क्या होगा, परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल यानी कि परपेंडिकुलर होगा ये। और इसमें जो वेव फंक्शन होंगे दोनों क्या होगी, उनकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी। ठीक है, और नॉर्मलाइज में हो जाएगा 1 के इक्वल, ऑर्थोगोनल में होगा 0 के इक्वल। ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखो जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर है उसकी हमने 4 क्लास ले ली, और मेनली जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। एक टॉपिक और है क्वांटम नंबर वाला, उस क्वांटम नंबर टॉपिक को देखेंगे, या तो हम इसी चैप्टर की एक क्लास और बना देंगे, या फिर क्वांटम नंबर को हम पीरियोडिक टेबल में स्टडी कर लेंगे, उसके साथ पीरियोडिक टेबल के साथ साथ देखते हैं वो कि इसी का एक पार्ट और बनाते हैं, या फिर उस टॉपिक को हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं। पढ़ाएंगे जरूर, ऐसा नहीं है कि उस टॉपिक को छोड़ देंगे। पता है कि एक टॉपिक हमारा है क्वांटम नंबर वाला, या तो वो इसकी एक क्लास बना देंगे या फिर हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ा देंगे, वहां पे एक क्लास ले लेंगे इसकी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तब के लिए थैंक यू।